हेलो स्टूडेंट। आज की सीरीज में हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही है, फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में। फाइनेंशियल लेवरेज जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर फाइनेंशियल लेवरेज क्या है। तो हम आज इसको हिंदी में और कहीं कहीं पर इंग्लिश में दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करेंगे सिंपल शब्दों में। आप वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, आई होप आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल लेवरेज जो दो वर्ड से बना है, एक फाइनेंशियल दूसरा लेवरेज। तो ये लेवरेज वर्ड की हिस्ट्री क्या है? जो लेवरेज वर्ड स्टूडेंट आया है, यह आया है आपके फिजिक्स से, जो कि एक लेवर का मतलब होता है। जो आपने कभी देखा होगा, कोई टायर पंक्चर हो जाए किसी कार का या किसी ट्रक का, तो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को उठाने के लिए मैकेनिक एक लीवर का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा ट्रक ऊपर उठ जाता है और इसी से वो टायर चेंज कर लेते हैं या कार का टायर चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब लीवर एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को अपलिफ्ट कर देती है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब यह होता है, सिंपल शब्दों में, कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दीजिए कि टोटल जो अर्निंग रहे फर्म की वो बढ़ जाए, टोटल जो रिटर्न रहे इन्वेस्टर्स का वो बढ़ जाए। इसी कंडीशन को हम कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। अगर हम किसी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर या किसी कंपनी का देखें तो दो हो सकते हैं, या तो पूरा का पूरा इक्विटी, या इक्विटी कहने का मतलब जो उसके प्रमोटर है वो खुद के पैसे लगाए, या डेट। डेट कहने का मतलब है या किसी से बैंक से उधार लें, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लें, डेट इशू करके लें, ठीक है, या इक्विटी होगा या डेट होगा। और क्या होता है फाइनेंशियल लेवरेज में? डेट और इक्विटी दोनों होता है। डेट का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि टोटल जो अर्निंग रहती है बढ़ जाती है, किसकी? शेयर होल्डर्स की। वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाता है। आइए इस पीपीटी के थ्रू भी समझ लेते हैं, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। द यूज ऑफ फिक्स्ड चार्जेस सोर्स ऑफ फंड सच एज डेट, प्रेफरेंस कैपिटल along with owner's equity in the capital structure is described as financial leverage or gearing or trading on equity। इसको फाइनेंशियल लेवरेज या gearing या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। जो फाइनेंशियल लेवरेज एम्प्लॉयड करने का जो इंटेंशन होता है किसी भी फर्म का, वो ये होता है कि फिक्स चार्ज जो फंड्स होते हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है? लोअर होती है देन दैट ऑफ इक्विटी से। उनका मानना है कि अगर हम पूरा इक्विटी अगर अपने कैपिटल में रखते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और अगर हम उसमें डेट रखते हैं तो इससे क्या होता है? उनका कॉस्ट ऑफ फंड जो होता है कम हो जाता है, और इससे ओनर इससे क्या होता है? इन्वेस्टर्स का रिटर्न बढ़ जाता है। आइए इसी बात को आगे समझाते हैं। अगर हम फाइनेंशियल लेवरेज को मेजर करने की बात करें तो हम चार चीजें देखते हैं किसी भी फर्म का। एक तो देखते हैं डेट रेशियो, यानी कितना डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कितना डेट और कितना इक्विटी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और चौथा है कैपिटल गियरिंग रेशियो। ठीक है, तो हम इन चार चीजों को देखते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, debt to equity ratio, interest coverage ratio, and last one is capital gearing ratio. The first two measures of the financial leverage can be expressed in terms of book value or the market value. These two measures are also known as the measures of capital gearing. इन्हीं तीनों चीजों को जो मेजर किया जाता है, या तो ये बुक वैल्यू पे होंगे या मार्केट वैल्यू पे होंगे। इसी को हम कैपिटल गेयरिंग भी कहते हैं। आते हैं इसको समझते हैं कैसे। आप देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज एक 10 लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज का लिया गया है, 2008 का डेटा है। इसमें बजाज ऑटो, भेल, भारतीय एयरटेल, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एचयूएल एंड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लिया गया, जिसमें आप ये डेट देखें, डेट रेशियो देखें, डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें, इंटरेस्ट टू एबिट रेशियो देखें। आइए, ये तो आपको मैंने केवल एक फिगर दिखाया है पीपीटी के थ्रू। आइए इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट वो कुछ इस तरीके से करे जिससे उनको मिनिमम लॉस हो और रिटर्न मैक्सिमम आए। द प्राइमरी मोटिव ऑफ अ कंपनी इन यूजिंग फाइनेंशियल लेवरेज इज टू मैग्नीफाई द शेयर होल्डर्स रिटर्न। जो बात मैंने पहली बात कही थी, अंडर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन द रोल ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इन मैग्नीफाइंग द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स is based on
the assumption that the fixed charge funds such as loan from financial institutions, banks, uh, and debentures can be obtained at lower than the firm's rate on uh, rate of return on net assets. कहने का मतलब यही है कि जो हमारे डेट होता है वो क्या होता है, लोअर कॉस्ट का होता है देन दैट ऑफ द इक्विटी से। इस बात को समझने के लिए अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन तीन फिगर्स को भी एनालिसिस किया जाता है ताकि हम इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज को जान सकें। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम करते हैं इन तीनों चीजों की। अर्निंग पर शेयर्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी का एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज किसी भी फर्म पर जान सकते हैं। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ऑन आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये हमारा दूसरा आपका रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ। आइए इसी को हम प्रैक्टिकल थोड़ा समझ लेते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज के इम्पैक्ट को हम जानने के लिए यहाँ पर दो केस लिया गया है। पहला केस ये लिया गया है, द फर्म इज कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव्स। पहला है आइदर टू रेज द इंटायर 5 लाख रुपए जरूरत है फर्म को, तो फर्म ने क्या किया, इधर टू रेज द इंटायर फंड्स बाय इशूइंग 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट ₹10 पर शेयर। यानी पहले कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि 10 रुपए पर शेयर से 50,000 पूरा इशू कर दिया, नो डेट, ऑल इक्विटी। दूसरा कंडीशन क्या है, टू रेज 5 lakhs को इन्होंने क्या किया, टू रेज 2,50,000 बाई इशूइंग 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स 10 रुपीज पर शेयर एंड बोरो 2,50,000 एट 15% इंटरेस्ट रेट। दूसरा वाला जो कंडीशन है उसमें उन्होंने 5 लाख का अरेंजमेंट कैसे किया, 25,000 रुपए का शेयर 25,000 शेयर 10 रुपए पर शेयर इशू करके, और 25,000 और बाकी के 2.5 लाख उन्होंने क्या किया, बोरो किया 15% इंटरेस्ट रेट। नाउ अब आते हैं, हम देखते हैं इनका सोल्यूशन। थोड़ा सा यहाँ पर ये लिखने का क्रम इधर हो गया। पहला वाला केस है आपका ऑल इक्विटी, दूसरा वाला है डेट इक्विटी। थोड़ा सा क्रम आप इधर से उधर देख लेंगे, आप समझ लेंगे। तो आइए इसको समझाते हैं कि हम कैसे देखें फाइनेंशियल लेवरेज का इम्पैक्ट अर्निंग पर शेयर्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी पे। अब हमारा जो एबिट है दोनों ही केस में कांस्टेंट है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम देखेंगे 1,20,000 1,20,000 दोनों। पहले वाले केस में हमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो जीरो है क्योंकि ऑल इक्विटी है, आपने 50,000 शेयर इश्यू किया है 10 रुपए का। दूसरे में आपको 37,500 इंटरेस्ट देना है क्योंकि 15% आपने 2.5 लाख का 15% निकालेंगे तो 37,500 आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर निकालेंगे तो इनका 1,20,000, इनका 82,500 लेस कर दीजिएंगे। टैक्स क्या है, 50% टैक्स रेट है तो इसका 60,000, इनका 41,250। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 60,000, इनका आ गया 41,250। टोटल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अगर हम बात करें, जो इन्वेस्टर्स की जो अर्निंग हो रही है वो कितनी हो रही है, 41,250, और प्लस इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो टोटल हो जाएगा 78,750। इसमें इन्होंने क्या किया है, 37,500 भी ऐड कर दिया जिसकी वजह से ये 78,750 हो गया। नाउ नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स अगर बात करें तो यहाँ पर 50,000 है और यहाँ पर 25,000। अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला पुट करने पर हमें मिल रहा पहले वाले केस में 1.20 और दूसरे वाले केस में हमें मिल रहा 1.65। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पहले वाले केस में मिल रहा हमें 12% और दूसरे वाले केस में 16% मिल रहा है। तो हमने देखा कि जो फर्म ने बिल्कुल भी डेट नहीं रखा है उनका अर्निंग पर शेयर्स और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही कम आया उस फर्म के कंपैरिजन में जिन्होंने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की जगह दी है। पहले वाले फर्म को, पहले वाले कंडीशन वाले फर्म को जिसमें इन्होंने एंटायर इक्विटी रखा है उसे अनलीवर्ड फर्म कहते हैं और जिन्होंने डेट रखा उसे लीवर्ड फर्म कहते हैं। इंटरेस्ट को एज अ टैक्स सील्ड इस्तेमाल किया जाता है। टैक्स सील्ड कहने का मतलब एक तरफ तो आपके पास पैसे का अरेंजमेंट भी हो गया,
दूसरा, आपने इस इंटरेस्ट को एज अ एक्सपेंस दिखाकर अपना प्रॉफिट कम दिखाया, जिसका बेनिफिट ये मिला कि आपको टैक्स कम देना पड़ा और आपको एक तरीके का बेनिफिट हुआ। लेकिन आप अगर ऑल इक्विटी होते तो डिविडेंड के केस में ऐसा बेनिफिट आपको नहीं मिलता। द इंटरेस्ट चार्जेस आर टैक्स डिडक्टिबल एंड देयरफॉर प्रोवाइडेड टैक्स शील्ड व्हिच इंक्रीजेस द अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स। इफेक्ट ऑफ आरओई एंड ईपीएस, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन है इंटरेस्ट है तो फेवरेबल कंडीशन है, और अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस है इंटरेस्ट रेट से तो आपका अनफेवरेबल कंडीशन है, और इक्वल होने में आप न्यूट्रल है। आई होप आपको समझ में आया होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। और इसी के साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जो फर्म लीवर्ड है यानी डेट इस्तेमाल करती हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैसे उनका आरओई और अर्निंग पर शेयर्स इंक्रीज कर जाता है उस फर्म के कंपैरिजन में जिन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। अगला वीडियो हम लोग में डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में स्टूडेंट। थैंक यू।